So we are going to start our new topic which is the molecular basis of inheritance. और इस देखो अब तक हमने जितना देखा वो हमने ऊपर ऊपर से देखा कि किस तरीके से रेशियो आ रहा है, किस तरीके से वेरिएशन आता है, किस तरीके से हेरिडिटी होती है, राइट, किस तरीके से सेम कैरेक्टर ट्रांसमिशन होते हैं। तो हमने ये सब चीजें पढ़ी। अब हमें देखना है कि अंदर ऐसा क्या था, अंदर वो कौन से जीन थे, अंदर किस तरीके से उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना है कि किस स्ट्रक्चर की वजह से क्या बन गया। तो हमें अब जब ये सब चीजें देखनी है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक सेल है, मान लो हमारे हर हर पार्ट में एक मतलब बहुत सारे सेल होते हैं। तो सेल के अंदर क्या होता है, ये मेरे पास ये न्यूक्लियस होता है, राइट। न्यूक्लियस। अच्छा, और न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास फिर क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास होते हैं क्रोमोसोम्स। अच्छा, इन क्रोमोसोम्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कैनाई से ये हमारे पास पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि डीएनए बनाता है, राइट। तो क्रोमोसोम्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ये डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं दैट इज कॉल्ड डीएनए। अच्छा, तो डीएनए मेरे पास क्या होता है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो अब देखो, अभी ये मैंने बोल तो दिया है ऐसे कि जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ये सब चीजें मैं सिखाऊंगा। तो अब देखो, सबसे पहले बात अब डीएनए की कि देखो जितनी भी चीजें हैं, कितना कैरेक्टर आया, कितना नया कैरेक्टर आया, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीएनए ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। और इसका जो एक छोटा सा पार्ट होता है मान लो डीएनए का, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं ना भाई। तो जीन को यस रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एलील भी लिया था, याद आया। तो यस एक न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे हम न्यूक्लियस बोल आई मीन सॉरी, एक सेल के अंदर जो होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो होता है उसे हम डीएनए बोलते हैं, राइट। और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं जीन, जो कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे कैरेक्टर है, तो हमारी बॉडी में एक जीन है या बहुत सारे जीन है, क्या बहुत लगता है। सारे। बहुत सारे जीन है भाई, ठीक है ना भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। नो अच्छा, सर। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी, जो मेरे पास डीएनए होता है, डीएनए इज जैसे मान लो डीएनए किससे मिलके बना हुआ है, बताओ। डीएनए जो है वो मेरा किससे मिलके बना हुआ है, क्या लगता है। प्रोटीन्स और आरएनए। कैनाई से, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये शायद यस मैंने सर। 11 में बताया भी 11 होगा। से था। तो हमारे यस। पास सर न्यूक्लियोटाइड, हाँ जी। सर सबसे वीडियो ऑन करो, ये लोग पीछे पीछे कुछ और ही देखते हैं सर। अच्छा, चलो सब भाई। पेजेस मुझे तो नहीं पता है होते सर, हैं। क्योंकि मेरी बहन भी इस चीज का हिस्सा है। अच्छा, सेटअप क्या। बायो की क्लास में नहीं देखती है। अबे ओ टिकटॉक चलो देखा कोई बात नहीं, करते चलो थे। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड मेरे पास किससे मिलके बनता है, तीन चीजों से मिलके बनता है, शायद मैंने बताया भी होगा। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलके बनता है। एक होता है मेरे पास शुगर, ठीक है। शुगर के बाद मेरे पास एक होता है नाइट्रोजिनस बेसिस, और नाइट्रोजिनस बेसिस, फॉस्फेट। यस। और एक मेरे पास होता है फॉस्फेट, ये पढ़ा था तुमने 11th क्लास में मेरे साथ। यस सर। और एक मेरे पास होता है FeO4 3 माइनस। तो टोटल न्यूक्लियोटाइड के अंदर मेरे पास ये तीन चीजें होती हैं, एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेसिस, और एक मेरे पास होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो टोटल तीन चीजों से मिलके ये क्या बनता है, मेरे पास न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो जब ये न्यूक्लियोटाइड बराबर रिपीट होता रहता है, रिपीट होता रहता है, रिपीट रिपीट रिपीट, कितनी बार रिपीट, तो बताओ मेरे पास उसे हम पॉलीमर बोल सकते हैं। बार यस बार सर। एक यूनिट अगर रिपीट होती रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो इसकी तो कहना ही से डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यस और नो, यस सर। ठीक है। यस तो अच्छा, सर। अब ये देखो न्यूक्लियोटाइड तो है, फाइन दैट। तो ये ना, अब देखो इसमें ना एक जो शुगर लगी होती है ना, वो शुगर का नाम क्या, देखो शुगर होती है दो टाइप की। एक इसके एक पेंटोस शुगर होती है इनके अंदर, तो एक होती है राइबोस। राइबोस होती है आरएनए के अंदर। और एक होती है शुगर जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस, उसमें से एक ऑक्सीजन कम होती है। तो डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन कम, तो फिर वो क्या बन जाएगी, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोटाइड से तो मिलके बना हुआ है। अगर हम मेरे पास अगर आरएनए होगा तो तुम उसे क्या बोलोगे, शुगर को, उस शुगर को राइबोज शुगर। लेकिन अगर डीएनए होगा तो क्या बोलोगे, डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइड। तो इसलिए तो कहना ही से दैट डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोज। वैसे कुछ लोग अगर ये भी लिखे कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो भी बिल्कुल सही है। और अगर थोड़ा सा और करेक्ट वे में लिखना है तो हम ये भी बोल सकते हैं डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। अच्छा, ये राइबोस का मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबोस मैंने लिखा है ये,
डीएनए इज अ जिसमें एक वो तो जिसमें ऑक्सीजन। हाँ एक ऐसी शुगर जो राइबोज तो है लेकिन उसमें एक ऑक्सीजन कम है, राइट? तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है? तो ये तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, कुछ लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सिंपल है, इजंट इट? इन द न्यूक्लियस, या फिर क्रोमोसोम में बोल सकते हो। तो अच्छा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताओ? डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, राइट? जैसे पेरेंट्स यस की सर। इंफॉर्मेशन है वो सब आती है। अच्छा देखो ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अगर मैं डीएनए को ऐसे करके बनाऊं तो क्या डीएनए सच में ऐसा ही होता है? क्या कुछ और, नहीं कुछ सर। कुछ कुछ कमी है इसमें? बताओ क्या कमी है इसमें? डबल स्टैंड। डबल स्टैंड तो हो गया, एक स्टैंड हो रहा, एक स्टैंड हो रहा। ये डीएनए मैंने सही बनाया या कुछ कमी है? कमी तो है सर, अब ये नहीं पता सर। अच्छा कमी है लेकिन पता नहीं क्या कमी। अच्छा राइबोसोम्स बनाने पड़ेंगे। अरे भाई, इस डीएनए में कभी तुमने वो नहीं देखा क्या, डीएनए के बीच बीच में कुछ लगा होता है ऐसे? ये कौन बनाएगा? अच्छा हाँ सर, कभी यस देखा नहीं है सर। क्या डीएनए के अंदर ये छोटी छोटी चीजें ऐसे ऐसे? ये क्या होते अभी हैं? देखी। इसे ही तो बोलते हैं बेस पेयर। हाँ ठीक है, यस सर। डीएनए के अंदर अंदर ऐसे करके क्या बने होते हैं, ये बेस पेयर आपस में बेस जुड़े पे। हुए होते हैं। अभी बताया ना ये नाइट्रोजनस बेस। यस सर। ये जो वाइट वाइट पोर्शन है, ये वाइट वाइट जो तुम देख रहे हो, ये वाइट वाइट पोर्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन। बैकबोन, बैकबोन। ठीक है, अच्छा। चलो मैं ये जो मैंने पिंक पिंक बनाया है, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर्स, राइट? बेस पे। और ये जो मैंने वाइट वाइट कलर का बनाया है, इसे हम क्या बोलेंगे? बैकबोन। बैकबोन। तो जरा कोई बता सकता है, देखो अब डीएनए तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो अगर बेस पेयर हो गया तो बताना ये बैकबोन किससे मिलकर बना होगा? सोचो सोचो। ये PO4। वेरी गुड भाई, तीन चीजें मिलके बनी हुई है, राइट? तो नाइट्रोजनस बेस अगर बीच में लग गए तो अब कितनी चीजें बची? ये शुगर बचा और ये शुगर और फॉस्फेट लगा। तो इसका यस मतलब ये सर। शुगर और फॉस्फेट से क्या मिलके बनता है? बैकबोन सर बनता है। बैकबोन। बैकबोन हो गया ना भाई? थोड़ा यस सर। लॉजिक लगाओ, सिंपल। भाई अगर ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, देखो जैसे मान लो मैं इतना हिस्सा से जूम करता हूँ, तो इतना हिस्सा अगर तुम जूम करके देखोगे, ये इस तरीके से मान लो ऐसे, ठीक है ना? तो ये क्या, ये तो मेरे पास नाइट्रोजन बेस हो गया, राइट? तो फिर ये इतना हिस्सा क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, बैकबोन, जो किससे मिलकर बनी होगी? शुगर और फॉस्फेट से। ठीक फॉस्फेट। है, तो ये पूरा अपने आप में क्या है, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है ये इतना हिस्सा। तो जो बैकबोन होती है, तो वो मेरे पास किससे मिलकर बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट से। फॉस्फेट। शुगर एंड PO4 3 माइनस। और जो बीच बीच में लगे होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये जैसे ये मैं पूरा एक बनाया तो जैसे बताओ, ये एक पूरा जो सर्कल देख पा रहे हो ऐसे, एक ऐसा, ठीक है? तो इसके अंदर नाइट्रोजन बेस मेरे पास फिक्स होते हैं। तो बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास दो डीएनए, मान लो सपोज एक डीएनए इधर रखा है, एक डीएनए इधर रखा है, तो एक डीएनए के अंदर सिर्फ मान लो मैं बोलूं 1000 बेस पेयर है, और इस वाले डीएनए में 10,000 बेस पेयर है, तो बताओ लेंथ किसकी बड़ी होगी? 10,000 वाले की। 10,000। 10,000 वाले की, राइट? ऐसा क्यों बोला तुमने? क्योंकि जो 10,000 वाला है, अब देखो ऐसे 10,000 होंगे तो सिर्फ लेंथ इतनी आएगी, 10,000 होंगे तो वो लेंथ बढ़ती चली जाएगी ना डीएनए की। यस सर। इसका मतलब इतना तो कंफर्म्ड हो गया है कि अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ बेस पेयर आएंगे, जैसे एक डीएनए के अंदर बेस पेयर बहुत सारे होते हैं ना, ये अंदर अंदर देख रहे हो पिंक कलर के, यस सर। जितने ज्यादा ये होते जाएंगे उतनी ज्यादा मेरे पास लेंथ होती जाएगी। अब देखो ये बेस पेयर ना हमने काउंट कर रखे हैं, अब ये बेस पेयर भी हमने क्या कर रखे हैं, काउंट कर रखे हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो 4 ऑर्गेनिजम्स का तुम्हें एटलीस्ट याद करके रखना है, ठीक है? तो अब मेरे पास अगर मैं ये बात करूंगा तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, तो अगर मैं बेस पेयर्स की बात करता हूं तो ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बेस पेयर। तो अब देखो क्या होगा हमारे पास, तो देखो अब मेरे पास ना एक वायरस होता है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, उसी तरीके से यस मेरे सर। पास एक को वायरस और होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 174 फेज। तो ये वायरस का नाम है। तो जब हमने इसके डीएनए को देखा तो हमने इसके डीएनए में बेस पेयर के कैलकुलेशंस के हेल्प से बेस नंबर ऑफ बेस पेयर निकाले। तो इसके ना कितने बेस पेयर पाए गए? 5386 बेस पेयर है, ध्यान रखना 5386। बच्चे कहते हैं सर हमें तो याद ही नहीं होगा। अरे कुछ नहीं है, देखो वैसे तो बहुत गंदी ट्रिक है, कुछ लोग हंसते हैं इसके ऊपर कि सर ये क्या बात हुई,
हमें नहीं, हम तो ऐसे याद कर लेंगे। तो यार जब मैं छोटा था ना, तो मैं यार ऐसी चीजें, क्योंकि मैं भी 12th में था कभी ना कभी, तो मैंने बहुत गंदी ट्रिक अपनाई थी। 5 से लेकर 3 एक को छोड़ के, ठीक है, और ऐसी 8 से लेकर 6 एक को छोड़ के। तो 5 से लेके 3 और 8 से लेके 6। तो जब हम ऐसे 5 से लेकर गए तो ये 3 आया, 8 से लेकर गए तो 6 आया, और एक छोड़ दिया बीच में। तो 5 3 8 6। हाँ हाँ आई नो, कुछ नहीं है, बस 5 3 8 6 याद रखो, ठीक है। भाई मेरी स्ट्रेटेजी अलग थी, मैं बहुत वियर्ड था अपने 12th क्लास में, ठीक है। बहुत पढ़ता था, मेरे को कुछ समझ, ये सब चीजें मेरे को मतलब नहीं रखती थी। आज की जनरेशन को ये जो समझना बहुत मुश्किल होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वैसे इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली बात है। 5 से लेके 3 और 8 से लेके 6। एक्चुअली ये चीजें हेल्प करती है नीट एग्जाम में। नीट एग्जाम में जब वो 4 नंबर ऑप्शन में होते हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते कौन सा वाला क्या है। तो नीट एग्जाम में हेल्प के लिए ऐसी ट्रिक मैं बनाया करता था। तो 5 से लेके 3, 8 से लेके 6, ताकि अगर कोई सा भी नंबर आ जाए तो तुम पहचान। देखो अब 5 3 8 से कहीं पर 5 3 8 5, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है ना वहाँ पे। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे ट्रिक बनाई ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ वहाँ पे। ऐसे मेरे पास क्या होता है, लैम्डा फेज। तो ये अभी लैम्डा फेज भी क्या है, मेरे पास एक वायरस है। तो ये जो लैम्डा फेज है मेरे पास, लैम्डा फेज, तो अगर मैं इस लैम्डा फेज की बात करूंगा, तो देखो ये मेरे पास क्या होता है, लैम्डा फेज भी अपने आप में क्या है, वायरस है। तो इसका तुम्हें क्या रखना है, 48502। तो ये भी मेरे पास है, ठीक है। तो 48502 तुमको याद रखना है। तो ये मेरे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये है मेरे पास लैम्डा फेज का। इसी तरीके से मेरे पास एक इकोलाई होता है। इकोलाई एक मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एस्केरिचिया कोलाई, ठीक है। तो जब हमने इसका डीएनए देखा, तो इसका डीएनए हमें काफी बड़ा दिखा। तो इसका डीएनए है मेरे पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पे हो। तो ये तो इसकी, तो बताओ अभी तक ना सबसे लंबी लेंथ किसकी हुई डीएनए की अब तक। लास्ट वाली की। ई कोलाई की अब तक सबसे बड़ी लेंथ है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ बेस पेयर ज्यादा है। फिर लास्ट में मुझे किसका लेना चाहिए, ऑफ कोर्स हम क्या हैं, हम ह्यूमंस हैं। तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूंगा, तो ह्यूमंस के अंदर कितने देखे गए, देखो देखो हम ना हैप्लॉइड है। तो अगर मैं एक सेट की बात करूंगा, हैप्लॉइड की बात करूंगा एक, तो ये कितना था मेरे पास, 3 इंटू 10⁻, बहुत आसान से याद हो जाते हैं। 3.3 इंटू 10⁹ ऐसा लगता है कहीं ना कहीं देखा हुआ है। बहुत से 4.6 इंटू 10⁻⁶ कितना इजी है, 3.3 इंटू 10⁹ कितना इजी है। तो ये बेस पेयर एक हैप्लॉइड नंबर के लिए है। डिप्लॉइड के लिए करोगे तो इसका ठीक डबल कर दोगे। अब मुझे बात बताना, सबसे ज्यादा डीएनए किसका बड़ा हुआ फिर, सबसे बड़ा डीएनए किसका हुआ, अगर तुम इतना हिस्सा देख पा रहे हो तो। ह्यूमंस का। अरे ह्यूमंस का ही तो हुआ 10⁹ बाकी सबका तो इतना कम कम है, सबसे कम तो 5174 का है। तो मेरे पास जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने सारे बेस पेयर आए, 3 इंटू 3, 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इज दैट क्लियर? नहीं आया कुछ समझ में? आ गया सर। अच्छा अब देखो हमारे पास ना एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम था फ्रेडरिच मिशर। क्या याद रखना है, फ्रेडरिच मिशर। तो उसने ना तो क्या बोली, जब तक तो डीएनए का डिस्कवर भी नहीं हुआ था, उसने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी एसिडिक मटेरियल की चीज है, कुछ ना कुछ ऐसा एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसका उसने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन। तो इसने क्या बोला कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा एसिडिक सब्सटेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिन बोलते हैं। और वो न्यूक्लिन क्या था मेरे पास, डीएनए। अच्छा डीएनए एसिडिक है, बेसिक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ हाँ। तो वो एसिड होगा या बेस होगा, एसिड। नाम से ही पता लग रहा है ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है तो ऑफ कोर्स ही बात है भाई एसिड ही होगा। तो सबसे पहले कौन आया जिसने ये बोला कि न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं उसे, क्या लगता है, फ्रेडरिच मिशर। एक बार बोले सारे के सारे बच्चे, फ्रेडरिच मिशर, ठीक है। तो फ्रेडरिच मिशर ने हमको सबसे पहले बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी मतलब ये एसिडिक सब्सटेंस होता है। तो उसका नाम है फ्रेडरिच मिशर, ठीक है। तो 1869 में इसने बोला, फ्रेडरिच मिशर ने, कि मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक एसिडिक मटेरियल होता है, राइट। तो इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज एन एसिडिक सब्सटेंस, एंड उस एसिडिक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डीएनए। हाँ डीएनए। अभी तो डीएनए बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे उसने क्या बोला था उसे, न्यूक्लिन। उस टाइम पे उसने न्यूक्लिन बोला था। तो आज के जमाने में वो वही न्यूक्लिन क्या है मेरे पास,
डीएनए डीएनए। तो पहले के जमाने में डीएनए को क्या बोला गया था फ्रेडरिक मिशन ने? न्यूक्लियन क्यों? क्योंकि वो अच्छा वो एसिडिक था या बेसिक था? एसिडिक एसिडिक था। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? सर ठीक है। अब हमारे पास देखो, अब हम पढ़ते हैं यही डीएनए। अब देखो डीएनए का सबसे मेन चीज है, तो अब हम डीएनए के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें। इस चैप्टर में पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में पढ़ना है, कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, एक तरह से केमिस्ट्री जैसा चैप्टर है। तो अब देखो, अगर मैं डीएनए की बात करता हूँ, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर अच्छा, तो ये न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है जरा बताओ? 3 कौन कौन सी? शुगर नाइट्रोजन और वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस में बहुत सारे टाइप के होते हैं, आई विल टेल यू। अच्छा, एक मेरे पास क्या हो गया, अच्छा मेरे पास पेंटोस शुगर होती है, राइट? अच्छा, पेंटोस शुगर मैंने दो टाइप की बताई। पेंटोस का मतलब पांच पांच का, यस, एक राइबोस एक डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस किसके अंदर प्रेजेंट होती है? आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोस किसमें प्रेजेंट होती है? डीएनए में। वेरी गुड। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइट? फॉस्फेट ग्रुप का मतलब क्या होता है? PO4 3-, राइट? तो ये मेरे पास है एक फॉस्फेट ग्रुप। तो ये इन तीन चीज से मिलके मेरे पास क्या बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, यस और नो? यस सर अब हम एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं नाइट्रोजन बेस से स्टार्ट। अच्छा, गांव में औरतें अपने हस्बैंड को क्या बोलती हैं? एजी चाय पियोगे, राइट? एजी। एजी सैलरी नहीं मिली क्या? एजी तनख्वाह लाओ। तो इस तरीके से ये जो मेरे पास है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा नाइट्रोजनस बेसिस की, तो नाइट्रोजनस बेस मेरे पास देखो दो कैटेगरी के होते हैं, ठीक है? तो अब देखो, सबसे पहले एजी, तो अब मैंने नाम तो ले लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या भी समझाऊंगा। तो पहले तो देखो, मेरे पास नाइट्रोजन बेसिस की ना दो कैटेगरीज हैं एक्चुअली में। एक मेरे पास होता है प्यूरिन। देखो, ये प्यूरिन ना डबल रिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअली में। एक बेंजीन रिंग और उस पर छोटी सी ऐसे बेंजीन, मतलब एक छोटी सी रिंग लगी होती है। तो प्यूरिन मेरे पास क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 9 कार्बन देखी जाती है, 6 इधर और 3 इधर छोटी सी रिंग में। और जो प्रिमिडीन होता है, वो प्रिमिडीन मेरे पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? प्रिमिडीन। तो प्यूरिन क्या है मेरे पास? डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन होता है, और पिरिमिडिन मेरे पास क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है भाई? तो अब प्यूरिन के अंदर मैंने क्या बताया, जैसे एजी होता है ना, तो एजी, तो एजी का मतलब क्या है? एक मेरे पास है एडिनाइन जो कि डबल रिंग होता है, और एक मेरे पास होता है गुएनाइन, एजी। तो एडिनाइन और गुएनाइन ये मेरे पास क्या है? डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है भाई? यस अनन्या, कोई डाउट है? इसी तरीके से पिरिमिडिन मेरे पास क्या होते हैं? डबल रिंग या सिंगल रिंग? सिंगल रिंग। तो ये मेरे पास क्या होते हैं? साइटोसिन और थाइमाइन, ठीक है? सीटी, लोग आजकल सीटी बजाते हैं ना, आजकल से नहीं पहले बजाते थे, ठीक है? जैसे मान लो उनको टीचर को ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो लोग सीटी बजा देते हैं, और भी बहुत जगह। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सीडी बोल रहे हैं अभी सीटी ऐसे बजाते हैं, ठीक है? साइटोसिन एंड थाइमाइन, ठीक है? तो ये मेरे पास, अच्छा देखो एक चीज और है मेरे पास वैसे पिरिमिडिन के अंदर, यूरेसिल। देखो अभी ना यूरेसिल का मैं यूज करूंगा, आरएनए के अंदर ना थाइमिन की जगह पे क्या यूज होता है? यूरेसिल। तो आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह पे क्या आ जाता है मेरे पास? यूरेसिल, ठीक है? तो टोटल, अगर मैं टोटल पिरिमिडिन की बात करूंगा, तो टोटल पिरिमिडिन कितने होते हैं? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो डीएनए के अंदर के टोटल कितने हुए? ये 4, एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। लेकिन आरएनए के अंदर क्या होगा? एडिनाइन, गुएनाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, थाइमिन वहां पे नहीं होता है, ठीक है भाई? यस सर यहाँ तक कोई डाउट है अनन्या? तो अनन्या, डीएनए के अंदर एक चीज होती है और वो आरएनए में नहीं होती है, तो वो कौन सी चीज होती है? हाँ, नहीं अरे डीएनए में होती है ना, आरएनए हाँ में हाँ नहीं, ठीक है ठीक है? तो अच्छा, तो देखो अब मेरे पास क्या आ रहे हैं फिर। तो मैंने जैसे कि अभी समझाया, मेरे पास प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं। अच्छा है, तो फर्क क्या बताया मैंने? डबल रिंग और सिंगल रिंग हाँ, देखो अब मैंने एक ये भी बताया था ना कि जो प्यूरिन है वो, उसके अंदर कितने कार्बन हो सकते हैं, मतलब कितने पॉइंट होते हैं? 9। लेकिन वो कैसे होते हैं? बेंजीन रिंग जैसे। तो उसमें कितने कॉर्नर होंगे तुम्हें देखने को मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है? पिरिमिडिन के अंदर। तो इनका स्ट्रक्चर वैसे तो आता नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है ना भाई? तो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, बड़ा इजी होता है इसका डायग्राम बनाना, ठीक है? तो यस, आप लोग देख पा रहे हैं? मैंने स्क्रीन शेयर, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ भाई, ये डायग्राम देख पा रहे हो? यस सर तो देखो, ये एडिनाइन और ये गुएनाइन, ये दिख रहा है? एजी प्यूरिन, तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिख गए, 1 यस 2 सर 3 और 6 इधर।
ऐसी 3 नीरे और 6 हीरे तो 9 हो गया। तो देखो अब कैसे याद रखना है, एन एन देखो 4 जगह पे एन एन बनाना है, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और बस इधर NH2 लगा दो, और डबल रिंग तो रहेगा। देखो डबल रिंग डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है ना, देखो यहाँ पे लगाया तो एक को छोड़ के लगाया, फिर यहाँ पे लगाया तो एक को छोड़ के यहाँ लगाया, फिर जब यहाँ पे लगाया तो देखो अब यहाँ पे अब यहाँ पे तो 2 पड़ गए ना, तो एक ही तो लगाएंगे, अल्टरनेट होना चाहिए ना, बस एक वो ना हो जाए। अब अगर यहाँ पे लगाते तो फिर यहाँ पे हटाना पड़ता, तो बस अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देंगे, सिंपल है ना। तो एन 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 और इधर NH2 और डबल बॉन्ड को अल्टरनेट लगा दो, सिंपल। इसी तरीके से अब देखो ये वाला NH2 को ना यहाँ पे लगा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, मतलब एक तरह से कीटोन हो गया। तो अमाइन ग्रुप भी है, देखो यहाँ पे सिर्फ अमाइन था तो एडिनाइन, गुएनाइन में क्या है, कीटोन भी आ जाएगा और अमाइन भी आ जाएगा, राइट। तो बस NH2 इधर लगा के इधर कीटोन लगा दो, बाकी सब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, गुएनाइन, ठीक है भाई। यस सर। अब आते हैं सिंगल रिंग पे, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। तो देखो पूरा देखो सारी की सारी बेंजीन रिंग देखो बिल्कुल एक जैसी है, सब कुछ एक जैसी है, बस एक चीज का फर्क है, क्या, यहाँ पे NH2 है तो ये बन जाएगा साइटोसिन। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हुआ है, ये दोनों एक जैसे हैं, बस एक चीज का फर्क है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, देख रहे हो, थाइमिन पे इधर एक C लगा हुआ है जो दिख नहीं रहा, ये बॉन्ड यस सर। लेफ्ट साइड देखो, तो ये मिथाइल ग्रुप ही तो हुआ, एक कार्बन का मतलब मिथाइल होता है, लेकिन इधर एक कोई मिथाइल नहीं लगा हुआ। तो अगर मिथाइल लग जाएगा तो वो थाइमिन, मिथाइल हट जाएगा तो वो लग जाएगा यूरेसिल, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसके अंदर? बाकी तीनों का स्ट्रक्चर देखो सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। इधर भी मेरे पास 2 है, इधर भी मेरे पास 2 N है, इधर भी 2 N है, इधर भी एक कीटोन है, इधर भी एक कीटोन है, इधर भी एक कीटोन है, बस चेंज ऊपर हो रहा है और यहाँ पे मिथाइल लग गया। तो यहाँ तक कोई डाउट है, एडिनाइन गुएनाइन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल? नो सर। डायग्राम बना लिया ये वाला स्ट्रक्चर? एक हाँ मिनट। स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडिनाइन गुएनाइन मेरे पास डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें मेरे पास 9 कॉर्नर्स देख रहे हो तुम, ठीक है। और ये मेरे पास जैसे कि मैंने क्या बोला था, नाइट्रोजनस कंपाउंड, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में नाइट्रोजन होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन दिख रही है सबके अंदर, देखो नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन, ऑफ कोर्स कीटोन भी है कहीं कहीं पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीटोन ही होगा, नाइट्रोजन भी हमें देखने को मिल रहा है आराम से, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब देखो ये प्यूरिन और ये पिरिमिडिन 2 कैटेगरी है, हमेशा ध्यान रखना, प्यूरिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, पिरिमिडिन के साथ, ठीक है। तो प्यूरिन जो होगा वो हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, हमारे पास पिरिमिडिन के साथ। तो अभी मैं करवाऊंगा ये वाली चीज, ठीक है ना भाई। जैसे एक चीज ध्यान रखना, ये एडिनाइन, देखो मेरे पास एक साइंटिस्ट आया था एरविन चारगफ, चारगफ बोलते हैं उसे। तो एरविन चारगफ आया था, तो उसने क्या बोला, जो एडिनाइन होता है ना, जैसे मान लो एक DNA का पोर्शन ये है, एक DNA का पोर्शन ये है, तो अगर इधर अगर थाइमिन है ना, तो पक्की बात है इधर क्या होगा मेरे पास, एडिनाइन। तो A अगर T के साथ जुड़ता है तो T किसके साथ जुड़ेगा, A के साथ। रीना की शादी राघव से हो रही है तो राघव की शादी किससे होगी, रीना से, यस और नो, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब A अगर T से जुड़ रहा है तो T किससे जुड़ेगा मेरे पास, यस हाँ। अगर G मेरे पास C से जुड़ रहा है तो C किससे जुड़ेगा, जी से। सिंपल। अब यूरेसिल के लिए चीज अलग होंगी, वो हम RNA में करेंगे, अभी तो हम DNA देख रहे हैं ना सिर्फ, तो यूरेसिल तो DNA में है तो ही होता ही नहीं है। उतार लिया सबने? यस सर। ठीक है। तो देखो भाई ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है ये वाला, मॉलिक्यूलर बेसिस सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज का है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कुछ भी। हट जाए यही वाला। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। नो सर। तो अब मैंने क्या बोला कि अगर मुझे, अब देखो ये जो DNA होता है, तो DNA के अंदर क्या होती है मेरे पास, इस तरीके से वो होती है ना, मतलब पेयरिंग होती है, एक इधर से निकलता है DNA में, एक इधर से निकलता है, तो ये जुड़े रहते हैं ना बीच बीच में, जो तुम बता नहीं पाए थे थोड़ी देर पहले। यस सर। तो मैंने क्या बोला कि एडिनाइन हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थाइमिन। थायमीन के साथ। और साइटोसिन हमेशा हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, देखो इस तरह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इसे, तो साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, गुएनाइन के साथ। तो ये जो ये अब देखो जितने एडिनाइन होगा उतना ही मेरे पास थाइमिन होगा, राइट, और जितना मेरे पास साइटोसिन होगा उतना ही मेरे पास गुएनाइन होगा, यस और नो। तो ये चीज हमें किस चीज ने, कौन सा साइंटिस्ट ने बताया, इसने बताया था इरविन चारगफ, ठीक है, चारगफ भी बोलते हैं उसे, तो इरविन चारगफ। तो ये मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इरविन चारगफ, उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग थी, उसने बोला A/में T का रेशियो 1 होता है। तो अगर A/में T का रेशियो 1 होता है तो इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, इसका मीनिंग ये तो हुआ जितना A होता है उतना ही T होगा, यस और नो, सिंपल सी बात है ना यार। यस। तो ये की बात हमें किसने बोली, इरविन चारगफ ने।
जैसे मान लो मैं बोलूँ C अपॉन में G का रेशो 1 आता है, तो ये 1 कब आएगा? जितना C होगा जब उतना ही तो G equal होगा। हो। Yes. सिंपल है ना, ताकि कोई अकेला ना रह जाए। Hmm. एनी डाउट इन दिस? No, sir. अनन्या, कोई भी तुम्हें डाउट हो रहा है No, क्या? sir. ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे देखो, मेरे पास अगर मान लो एक पेंटोज शुगर है, यहाँ पेंटोज शुगर भी बना के दिखाऊंगा। सपोज करो कि अगर मेरे पास एक पेंटोज शुगर है, तो पेंटोज शुगर के ऊपर ही तो मेरे पास क्या लगा होगा? जैसे मान लो पेंटोज शुगर में कितनी शुगर मतलब कितनी कार्बन होंगी? 5. ऑफ कोर्स। तो मान लो अगर ये मेरे पास एक पेंटोज शुगर है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक 5 हो गई। तो मान लो अगर यहाँ पे मेरे पास एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। अब नाइट्रोजनस बेस कौन सा हो सकता है मेरे पास, जरा बताओ? कोई सा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वाला लिया है, राइट? तो मान लो अगर ये मेरे पास एडिनाइन यहाँ पे जुड़ा हुआ है या थायमिन जुड़ा हुआ है, तो देखो एडिनाइन और ये नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े हुए हैं ना, इधर से Yes. भाई, तभी तो ये डीएनए बनेगा। और इस साइड एक फॉस्फेट ग्रुप भी होना चाहिए, मैंने बताया था। इधर मान लो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो बताओ अब तीनों चीजें आ गई हैं इसके अंदर या नहीं? ये Yes, शुगर sir. भी है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फॉस्फेट भी है, तो यह क्या पूरा अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड हुआ या नहीं हुआ? हुआ, sir. सोच लो बेटा। Yes, sir. अच्छा, तो अब जो नाइट्रोजनस बेस है ना, जो कि शुगर से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है इसका क्या नाम होता है? इसको हम बोलते हैं Hydrogen. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इसे? Glycosidic linkage. ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसे हम बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो देखो, अगर अगर तुम सिर्फ इतना हिस्सा को कंसिडर करोगे, अगर सिर्फ इतने हिस्से को तुम लोग कंसिडर करोगे, इतने हिस्से को, ठीक है, एक सेकेंड, ये आवाज कहाँ से आ रही है इतनी तगड़ी? हाँ, अगर सिर्फ इतने हिस्से को कंट्रोल करोगे, इतने हिस्से को, ये इतना हिस्सा, मतलब एक तरह से क्या बात हो गई, शुगर और नाइट्रोजन बेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ये शायद मैंने बताया भी था। तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, राइट? तो जरा बताओ, बड़ा कौन हुआ? न्यूक्लियोटाइड बड़ा हुआ या न्यूक्लियोसाइड बड़ा हुआ? बड़ा कौन हुआ? Nucleoside. अरे भाई, 3 चीजें होती हैं, हाँ हाँ हाँ. 3 चीजों से न्यूक्लियोटाइड बनता है और 2 चीजों से न्यूक्लियोसाइड बनता है, तो बड़ा कौन हुआ? Nucleoside. न्यूक्लियोटाइड बड़ा हुआ ना। न्यूक्लियोसाइड के अंदर सिर्फ 2 चीजें हुई, एक शुगर हुआ और एक ये नाइट्रोजन बेस हुआ। तो न्यूक्लियोसाइड बड़ा कैसे हुआ? न्यूक्लियोसाइड के अंदर 2 ही चीजें, न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें। ठीक है Yes, sir. सुकृति, तुम्हें Yes, समझ नहीं आ रहा sir. ना? कुछ आ रहा है? आ रहा है सर. अच्छा, अब देखो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप मेरा किससे अटैच हो रखा है? इस पर्टिकुलर शुगर से, राइट? अरे ये सुनो, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. हाँ, तो देखो अब ना हमारे पास क्या है, ये तो चलो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। अब हमको ना एक चीज याद रखनी है कि अब ये जैसे डीएनए होता है, तो अगर डीएनए है तो डीएनए में ये तो एक बेस पेयर हुआ ना, तो एक बेस पेयर और इतने हिस्से के अंदर ही शुगर और फॉस्फेट हो गई, तो ये तो एक हुआ। अब उसके अगले बार से एक और नाइट्रोजन बेस निकल रहा है, और वहीं पर ही इसकी जो बैकबोन है ये क्या होगी? शुगर और फॉस्फेट। फिर अगला वाला भी शुगर और फॉस्फेट, और मेरे पास एक ऐसे निकल रहा है। तो बताओ ये एक एक करके न्यूक्लियोटाइड बनता जा रहा है, नहीं बनता जा रहा है? Yes, sir. तो अगर ये एक नहीं. एक कर, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ 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 भाई, न्यूक्लियो क्या होता है? वहाँ डीएनए, से डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो एक nucleotide. न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा, तो ऐसे करते करते तो ये मेरे पास पूरा एक डीएनए बन रहा है, यस और नो? Yes, sir. मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखो, एकदम अंदर जाओ डीएनए के, देखो किस तरीके से चीजें जुड़ी हुई हैं, इजंट इट? एम आई राइट? Yes, yes, sir. ठीक है। तो देखो अब मैंने इधर तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बता दी, लेकिन ये जो इससे अटैच हो रखा है ये, तो इस वाले लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोईस्टर लिंकेज। क्या बोलना है? फॉस्फोईस्टर लिंकेज। तो दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोईस्टर लिंकेज। ठीक है ना भाई? तो मेरे पास जो फॉस्फेट अटैच होता है, तो वो हमेशा किससे अटैच होता है? अच्छा देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक्चुअली ये वाला पोर्शन, इसको तुम लिंकेज का नाम ही मत दो, ये तो सिंपल अटैच है। एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं जैसे देखो ये, अगर एक न्यूक्लियोटाइड इधर है तो ठीक एक न्यूक्लियोटाइड इसके नीचे होगा ना, यस और नो? एक न्यूक्लियोटाइड ठीक इसके नीचे होगा, यस और नो? Yes. तो वो अब जो नीचे वाला फॉस्फेट है ना, वो इस वाली शुगर से अटैच होता है, इससे ठीक इसके नीचे वाला जो होगा ना अब शुगर, फिर एक मेरे पास तरीके से फॉस्फेट निकल रहा होगा, तो वो इस तरीके से अटैच होगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड है,
फिर इसके बाद एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा, फिर इसके बाद एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा। तो ये आपस में अटैच रहते हैं। तो जब ये आपस में अटैच रहते हैं तो पता है किस तरीके से अटैच रहेंगे मेरे पास। तो यहाँ पे ये वाला पोजीशन और ये नीचे वाले शुगर का ये वाला फॉस्फेट, तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से अटैच होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। ठीक है भाई, नहीं आया समझ, आ रहा है? यस सर। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ठीक, इसके नीचे वाला दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियो, बताओ ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये वाला दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ नहीं हुआ इस तरीके से? हुआ सर। यस अब इसके नीचे एक और होगा, तो वो भी इसके इस वाली पोजीशन से एक और फॉस्फेट से जुड़ा होगा, राइट? इस देखो sir. ये इस वाले डीएनए को मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर बेसिस पे समझा रहा हूँ, गॉट इट? तो अगर अनन्या मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिकली कितने स्ट्रक्चर होते हैं? यस अनन्या, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने स्ट्रक्चर होते हैं? अभी तो बताया ये 3 होते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो एक न्यूक्लियोटाइड को अगर दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से अटैच होना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड को अगर दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड से अटैच होना होता है, तो वो किससे अटैच होता है जरा बताना एक बार? कैनाई से, जो पहले वाले का शुगर है और जो दूसरे वाले का फॉस्फेट है वो अटैच होता है, राइट? पक्का? तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कौन सी वाली लिंकेज? तो इसे बोलोगे फॉस्फोडाइस्टर। हाँ फॉस्फोडाइस्टर बोल सकते हो, तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके ठीक है भाई। अच्छा, क्या ये वाला एडिनाइन और ये वाला थाइमिन इससे जुड़ सकता है? नहीं, वो इसके सामने वाले डीएनए के से जुड़ेगा। देखो ये एक पार्ट है, तो इस साइड भी तो एक डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, यस और नो? इस साइड भी तो आएगा भाई, एक ये हुआ स्ट्रैंड और एक ये स्ट्रैंड हुआ, तो अब इसके सामने वाला आएगा ना एडिनाइन, तो ये रहा, तभी तो जुड़ेगा, गॉट इट? यस सर। तो इसके अब जो नया वाला जो देखो, ये तो एक डीएनए का एक स्ट्रैंड हुआ, अब इसके बराबर में भी तो होगा एक जो हमें दिख नहीं रहा अभी। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो वो आपस में जुड़ते हैं या ऊपर नीचे जुड़ते हैं? आपस में जुड़ते हैं, ऊपर। आपस में। ठीक है, ऊपर नीचे क्या जुड़ता है फिर? शुगर और फॉस्फेट। वेरी गुड। और आमने सामने कौन जुड़ता है? नाइट्रोजनस बेसिस। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है। अच्छा देखो, अब ना ये ना देखो इनकी देखो, अगर तुम ध्यान से देख पाओगे, देखो एक चीज देखो, अब ये ना मेरे पास ना इधर ना ये जैसे मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ना एक कार्बन और होती है, तो वो कार्बन नंबर कहलाती है 5वीं। तो इधर मेरे पास क्या है, एक 5वीं कार्बन है। अच्छा, और ये 5वीं कार्बन है, तो अब देखो मेरे पास क्या है, ये चौथी कार्बन हुई और मेरे पास ये तीसरी कार्बन हुई। तो देखो अब अगर इधर 5 है, तो कहीं ना कहीं पे खत्म होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, कहीं ना कहीं पे 3 बचेगा। देखो अगर यहाँ पे मेरे पास एक कार्बन नंबर 5 है, तो इसके नीचे वाली सबसे नीचे चलते जाए तो ये तीसरी वाली कार्बन ही तो होगी इधर, ये वाली। ठीक है, इधर 3 तो है। अच्छा, तो अब जो अगला वाला जो फ्रेगमेंट आएगा ना सामने वाला, उनकी भी ना अपनी एक डायरेक्शन बनती है। तो अब तुम्हें बस क्या याद रखना है, मान लो अगर मैं तुमसे बोला कि अगर मेरे पास एक डीएनए मान लो अगर ये मेरे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, पोजीशन को देखते हुए, तो जो अगला वाला डीएनए होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक उसकी उल्टी। तो अगर ये 5 प्राइम था तो तुम इसे क्या बोलोगे, तो ये होगा 3 प्राइम और ये हो जाएगा 5 प्राइम। ठीक है, गॉट इट? भाई अगर ये वाला 5 पे खत्म हुआ है तो ये वाला फिर ठीक इसका उल्टा होगा, ये होगा 3 पर। मान लो अगर मेरे पास एक डीएनए ऐसा है, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये वाला मेरे पास 5 प्राइम है, तो जरा बताना इसका ये वाला एंड क्या होगा फिर? 3 प्राइम। 3 प्राइम। अच्छा, अगर ये 3 प्राइम है तो फिर ये वाला क्या होगा? 5। अच्छा, अगर ये 5 है तो फिर ये वाला क्या होगा? 3। सिंपल, यही तरह से डायरेक्शन को दिखा रहा है ना मेरे पास डीएनए की। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से तो कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। अच्छा, ये अभी क्या ये कंप्लीट डीएनए है या ये क्या है? सिर्फ ये मैंने क्या बनाया है, सिर्फ और सिर्फ बताओ विदुषी, ये इतना हिस्सा मैंने डीएनए का सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया है? अरे अभी तो बताया था, सिर्फ और सिर्फ बैकबोन है, सिर्फ बैकबोन, राइट? और बैकबोन Yes, सिर्फ sir. और सिर्फ किससे मिलके बनता है? अभी बताया था। अरे सर वो शुगर और फॉस्फेट। वेरी गुड। तो ये क्या है, शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनेगा, राइट? और अगर अगर मुझे इसे पूरा डीएनए बनना होगा तो बीच में क्या बनाने पड़ेंगे मुझे? बेस पेयर। बेस ये पेयर। बेस पेयर। ठीक है, अगर मान लो ये वाला मेरे पास ए हुआ तो ये वाला क्या होगा?
टी होगा। C, अगर ये वाला जी होगा तो ये वाला क्या होगा, C. सी होगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं मेरे पास, ये मेरे पास है नाइट्रोजनस बेस पेयर्स। नहीं आ रहा कुछ समझ, आ रहा है सिंपल? Yes, sir. तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. ओके। तो ये मेरे पास देखो, अब ये मेरे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है या सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है? ये एक हेलिकल है या डबल हेलिकल है? अरे ये एक हाथ है और ये ऐसे डबल हेलिकल है, तो ये डीएनए डबल हेलिकल है या सिंगल हेलिकल है? Double, double. डबल है ना, Double. ये भी डबल है और ये भी डबल है, राइट? तो डीएनए हमेशा क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। और ये बात हमें किसने सबसे पहले देखी? तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है? तो वॉटसन एंड क्रिक ने, हमारे पास ये दो साइंटिस्ट थे, तो इन वॉटसन एंड क्रिक ने अपना किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? ये अपना ना एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये आगे जाके पढ़ोगे भी कैसे करते हैं। तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन कर रहे थे, तो एक्सरे के डिफ्रैक्शन करने के बाद ना इनको पैटर्न कुछ इस तरीके से मिला। तो अगर एक्सरे के एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर इनको डिफ्रैक्शन कुछ कुछ इस तरीके से मिलता है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि डीएनए हेलिकल है या डबल हेलिकल है, आई मीन सिंगल हेलिकल है या डबल हेलिकल? इस तरीके से पैटर्न मिला हमें डिफ्रैक्शन के थ्रू। तो इससे क्या पता लग रहा है, अगर इस टाइप का पैटर्न मिल रहा है तो? Double helical है। यस, देखो इस टाइप से अगर पैटर्न मिल रहा है तो ये तो साफ साफ सी बात है ना कि दो फ्रेगमेंट जा रहे हैं इस तरीके से। yes, तो sir. ये काम किसने करवाया सबसे पहले? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो इफ आई आस्क यू कि मेरे पास डबल हेलिकल मॉडल किसने प्रपोज किया? Watson. वॉटसन और क्रिक ने, Crick. ठीक है ना? रिमेम्बर दैट? Yes. ओके। अच्छा, अब मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बोला कि मेरे पास A/T हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और G/C हमेशा क्या होता है, 1 होता है। बताओ ये किस साइंटिस्ट ने बताया? अरे वो ना फिर Even, हाँ, ई चारगव, हाँ रिमेम्बर? हाँ तो ये मेरे चार पास गो। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ई चारगव। तो उसने क्या बोला, एडेनाइन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ, और जी हमेशा किसके साथ जुड़ता है, सी के साथ। ठीक है सर। आई राइट एवरीबडी? यस सर। Yes, ओके। sir. अच्छा, अगर ये इतनी ही बात है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो ये एक डीएनए ही है, एक डीएनए ही है, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि मान लो पहले वाले डीएनए की कोडिंग इस तरीके से है, ATGGTA, और मान लो ऐसे C, तो अगर एक डीएनए की कोडिंग है तो क्या दूसरे वाले डीएनए की कोडिंग पता कर लोगे? yes, sir. यस सर। अरे बिल्कुल। ए का अपोजिट क्या होता है, टी, टी का अपोजिट क्या होता है, ए, जी का अपोजिट क्या होता है, सी, इसका भी सी, टी का ए का टी, T, सी का। G, इज G. दैट क्लियर? यस सर। इतना सिंपल है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो एडेनाइन मेरे पास 20% है, तो बताओ साइटोसिन कितना परसेंट होगा? बता सकते हो कितना होगा? अगर एडेनाइन मेरे पास 20% है तो साइटोसिन कितना परसेंट आएगा, सोचो। 80। 80 आएगा? अच्छा, अच्छा रुको, सोच लो। डीएनए के अंदर ये एक मिनट, 4 लोग होते एक हैं। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा देखो मैं हाँ बता चार। देखो मैं बताता हूँ। अगर एडेनाइन 20% है, 20 तो होगा। अरे सुनो सुनो, अगर एडेनाइन 20% है तो ऑफ कोर्स सी बात है थायमिन भी 20% होगा, यस और नो? क्योंकि ये दोनों यस इक्वल सर। होते हैं। अच्छा, अब 20 to 40% निकल गया, तो अब 100% में से 40 निकल गया, तो बचा कितना, 60. 60। 60। अब वो 60% कौन होंगे, साइटोसिन और गुएनाइन। 30%। इसका मतलब 30% साइटोसिन रहा होगा, 30% क्या रहा होगा, गुएनाइन रहा होगा। 9। तो इसका मतलब सी कितना हो गया, 30%। 30%। आया समझ में? यस हर चीज सर। अपने आप में 100% होती है ना? नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर। अच्छा, अगर जी अब मेरे पास 30% है, तो जरा बताना थायमिन कितना परसेंट आएगा? 20. 20 पक्का? Yes. देखो अगर गुएनाइन 30% है तो ऑफ कोर्स सी बात है साइटोसिन भी यस सर 30 होगा। 20। तो अब बचा कितना, 40। अब 40 में 40। कौन होगा, ए और टी 20 दोनों होंगे। 20। यस, यस तो सर। 20 बढ़ जाएंगे। यस, इज दैट क्लियर? Yes. और कभी यस कभी सर। क्वेश्चन इतना इजी आता है कि बताओ अगर ए मेरे पास 40% है, तो बताओ टी कितना होगा। अबे तो नीट जितना में भी ऐसे आते हैं। हाँ, तो जितना ए होगा उतना ही टी भी होगा, राइट? तो 40 हो गया, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. ये सब हमें किसने बताया, इरविन चारगफ ने। तो देखो अगर मैं यहाँ पे जैसे कभी कभी मान लो डबल हेलिकल के साइलेंट फीचर आए, तो अगर मैं ये बोलूँ कि डीएनए मेरे पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनता है, तो ये बात सही है या गलत है? क्या सर?
डीएनए की जो चेन होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। yes सही है। sir, अच्छा, उसकी जो yes sir, बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, Yes, sir. yes और sir, बीच में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, यस और नो? Yes, yes sir, अच्छा, एडिनाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? थायमिन के साथ, और गुएनाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, यस और नो? yes ठीक है। sir, अच्छा, इनकी पोलैरिटी अलग होती है, मतलब अगर एक 5 से 3 जा रहा है तो दूसरा वाला 3 से 5 जाता है, यस और नो? yes sir, तो ये पोलैरिटी एंटी पोलैरिटी हुई या नहीं हुई? एंटी पैरेलल पोलैरिटी। yes sir, एंटी पैरेलल का मतलब अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है ना, yes sir, 5 से 3 तो एक 3 से 5 जा रहा है। सुकृति, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही सर? अच्छा, कोई डाउट है इसके अंदर सुकृति? नो सर। तो डीएनए के अंदर आई होप इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। no नो sir, सर। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे पूछूं, अच्छा देखो सर एक मिनट स्क्रीन ऊपर कर दो थोड़ी सी। हाँ 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 श्योर। note कर- ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरे पास ना, देखो एक पूरा जो ये टर्न है, सारे से ध्यान सुनना, ये एक पूरा मेरे पास क्या है, डीएनए का एक टर्न है। तो ये एक पूरे टर्न को हम क्या बोलते हैं? एक पिच बोलते हैं, वन पिच। यहां से लेकर यहां तक जो तुम देख रहे हो ये एक टर्न नहीं हो जाएगा? मान लो ये सर्कल है, सर्कल को अगर ऐसे कर दोगे तो वो इतना हिस्सा तो हुआ। इमेजिन करो, इमेजिन अगर सर्कल है कोई तुम्हारे पास, तो सर्कल को एक ऊपर ले जाओ तो एक नीचे से नीचे ले जाओ, तो वो इतना हिस्सा नहीं हो जाएगा एक? तो इसे हम क्या बोलते हैं? वन पिच। क्या बोलते हैं? one page, वन पेज। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि इस वन पिच के अंदर तो मेरे पास ना 10 बेस पेयर होते हैं। सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, एक पिच के अंदर, सारे बच्चे थोड़ा मैथमेटिकली सोचना, एक पिच जो है, जो पूरा एक ऐसा एक चक्कर है इस तरीके से ऐसे, ठीक है? तो वन पिच के अंदर मेरे पास कितने बेस पेयर हुए? 10 बेस पेयर हुए। तो अगर मेरे पास एक पिच के अंदर अगर 10 बेस पेयर होते हैं, ये मेरा कंफर्म्ड हो गया, ठीक है? और ऐसा देखा गया कि जो मेरे पास ये ईस्टर्न है, मतलब अगर जैसे ये मेरे पास एक पिच था ना, तो एक पिच की जो मेरे पास लेंथ आई, जैसे ये एक पूरा पिच है राइट, इस तरीके से, तो इसके अंदर 10 बेस पेयर आए, तो इसकी जो लेंथ आई वो मेरी कितनी आई? 3.4 नैनोमीटर। तो एक पिच की लेंथ भी कितनी है मेरे पास? 3.4 नैनोमीटर। तो जरा बताना, तो एक बेस पेयर की लेंथ कितनी आएगी? सोचो सोचो, इमेजिन करो थोड़ा सा बायोलॉजिकली। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है। तो ये एक छोटा सा डिस्टेंस कितना आएगा, जरा सोचना। तो क्या मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं? सिंपल है ना? यस अरे सर। अरे अरे भाई, जब इतना हिस्सा पूरा 3.4 का है, तो अगर तुम्हें Yes, 1/10 हिस्सा चाहिए तो 10 से डिवाइड ही तो करोगे। yes सिंपल है sir, ना? तो इसका मतलब अगर मैं एक पिच से दूसरी पिच का डिस्टेंस देखूंगा तो एक पिच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा फिर? तो कैन आई से 3.9, अरे क्या बोल रहे एक मिनट सॉरी सर, 3.4 है, डिवाइड बाय 10 कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा? 0.34 नहीं आ जाएगा? बताओ कौन सी लैंग्वेज कर रहे हो तुम? तो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। yes sir, अरे भाई 0.34 इंटू हाँ 10 हाँ तभी तो। हाँ मैंने उल्टा कर सर दिया। समझ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब पूरे 10 बेस पेयर की लेंथ अगर इतनी है, तो एक छोटे से बेस पेयर की इतनी लेंथ कितनी आएगी? 0.3, 0.34 नैनोमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है? अब yes देखो, no बहुत sir, आसान हो गया। अगर तुमको एक बेस पेयर, सॉरी मैंने यहाँ पे पिच लिख दिया यार, एक बेस पेयर लिखना था ना, ध्यान रखना गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर एक बेस पेयर का तुम्हें डिस्टेंस पता लग गया, याद है तुम्हें 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 ह्यूमन के बेस पेयर पता है? याद है ना? 3.3 yes इंटू sir, 10 के 3.3 into 10 to the तो power 9, हाँ, तो अगर तुम्हें एक बेस पेयर का डिस्टेंस पता है तो तुम जितने भी बेस पेयर दो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस से। Yes. तो अगर हाँ, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ ह्यूमन के डीएनए की लेंथ आ जाएगी, yes sir, यस सर। क्योंकि तुम्हें नंबर भी पता है और तुम्हें एक बेस पेयर का डिस्टेंस भी पता है। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ह्यूमन के डीएनए की पता है लेंथ कितनी आई? तो ह्यूमन के डीएनए की लेंथ आई 2.2 मीटर। अब बताओ 2.2 मीटर बहुत छोटा होता है या काफी बड़ा होता है? बड़ा होता बड़ा है। होता है, अब देखो सेल तो इतना सा है, अब उसमें ये इतना बड़ा डीएनए आएगा कैसे? तो ये डीएनए आ रखा है फोल्ड की फॉर्म में, ये इतना पतला, इतनी बार फोल्ड हो रखा है, इतनी बार फोल्ड हो रखा है कि इतने छोटे से सेल के अंदर ये एडजस्ट हो जाता है बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यहाँ तक कोई डाउट है? no तो नो sir, ये सर। तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो फाइनली यहाँ तक कोई भी डाउट है? No, नो no sir. सर। sir, तो एक होमवर्क लिखो, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ, एक होमवर्क लिखो, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल मॉडल। जितनी बात मैंने बताई है ये सारी साइलेंट फीचर ही होती है। तो राइट डाउन दी साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल
मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, ठीक है भाई। Yes, Yes, sir. sir. तो रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस इन वन नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, No, जितना भी sir. करवाया है, ठीक है। ये Yes, वाला sir. चैप्टर आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक, ज्यादा फास्ट लेके हम नहीं चल रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, रिकॉर्डिंग देखते रहना, ठीक है। ये वाले चैप्टर को बहुत आराम से और बहुत ही धीरे करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट आएगी इसके अंदर, ठीक है ना। जरा से भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इस चैप्टर ये जेनेटिक्स है, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, ठीक है ना भाई। तो जरा से भी गलती हमारे लिए भारी पड़ेगी। तो कोई भी डाउट है यहाँ तक जितना भी करवाया? No, sir. No, sir. ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Bye, sir.